जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। There are a lot of risks, and all of them I would, in a very generic fashion, put it as extraneous to Indian economy. Energy, fertilizer are all becoming expensive. As a result, in some parts of the country, not so much for us, there is severe food insecurity. Even as I speak about the concerns that inflation brings before me. So inflation concerns will have to be addressed, but then how would you manage growth would be the natural question. But that's the point of, being sure how you're going to be able to balance the two. ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये सिर्फ एक सियासी वर्ड नहीं बल्कि फाइनेंशियल वर्ड भी है। अगर भारत जैसे मुल्क इकोनॉमी को मजबूत नहीं करते हैं तो वो सदियों तक फाइनेंशियल गुलामी झेलेंगे। भारत पिछले 8 सालों में एक भी नया बाजार नहीं ढूंढ पाया है। मुल्क के मुखिया के सियासी तमाशे वाले जुमले जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से इकोनॉमी नहीं चलती है। मौजूदा नए भारत को अब इस गफलत का खतरनाक नतीजा झेलना पड़ रहा है। दरअसल मुल्क की बिगड़ती सेहत की फिक्र नेताओं को नहीं है, सिर्फ तानाशाही चल रही है। जहर उगलने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं होती है और जिन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया उनको सालों तक जेल में रखा हुआ है। दरअसल सरकार को लग रहा है कि उसके वोटर राम के आगे रोटी भूल गए हैं, मंदिर के आगे महंगाई नहीं देख पा रहे हैं और हिंदू मुसलमान के आगे बेरोजगारी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब सरकार की सोच सही है या गलत, इसका फैसला तो मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी को करना है। वैसे बीजेपी के वोटर्स में कुछ तो बात है। सोचिए, 1200 का सिलेंडर, 200 का सरसों का तेल और 100 का डीजल और पेट्रोल सर पर रखकर साहिब की रैलियों में जाना भी बहुत हिम्मत का काम है। खैर दोस्तों, अब भारत की बिगड़ती सेहत की हकीकत भी जान लें कि इस साल के आखिर तक देश की जीडीपी का 84% कर्ज मुल्क के सर पर होगा। दूसरी तरफ भारत का फाइनेंशियल घाटा अब जीडीपी के 10% से बढ़कर 12% से भी ऊपर जाने वाला है। इस घाटे में 6.5% हिस्सा मोदी सरकार की गलतियों और निकम्मेपन से पैदा हुआ है। बाकी ज्यादातर स्टेट्स की डबल इंजन सरकारों का है। अप्रैल अगस्त के दौरान इस 5.41 लाख करोड़ से ज्यादा के फाइनेंशियल घाटे की भरपाई तेल की लूट और जीएसटी बढ़ाकर करी जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आगे खाई है जिसमें फिसलकर गिरना ही है। जानकारों के मुताबिक अगला पूरा साल मंदी में जाएगा, जहां ग्लोबल बिजनेस 4% तक सिकुड़ सकता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हालात नहीं संभलने वाले हैं और भारत की इकोनॉमी श्रीलंका बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। श्रीलंका 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज नहीं चुका पाया और कटोरा लेकर खड़ा हो गया। अब आपको बता दूं कि भारत को अगले 6 महीने में जो विदेशी कर्ज चुकाना है वो रकम है 267 अरब डॉलर। दोस्तों, यही हकीकत है और यही रुपए की गिरने की सबसे बड़ी वजह भी है। अभी भारत पर टोटल तकरीबन 621 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। उसका करीब 40% हिस्सा यानी 267 अरब डॉलर का विदेशी उधार मोदी सरकार को अगले 6 महीने में चुकाना है और भारत की इकोनॉमी के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जो लोग कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी श्रीलंका से 5 गुना बढ़ी है, तो समझने वाली बात यह है कि भारत पर कर्ज भी तो 5 गुना ज्यादा बढ़ा है।
दरअसल दोस्तों, दो तरह के कर्ज लिए जाते हैं। एक है लंबे वक्त वाला कर्ज और एक होता है शॉर्ट टर्म कर्ज। इस वक्त भारत पर लंबे वक्त वाला कर्ज 499.1 अरब डॉलर का है, जो कुल बाहरी कर्ज का 80.4% है, जबकि 121.7 अरब डॉलर के साथ शॉर्ट टर्म कर्ज की हिस्सेदारी 19.6% है। दोस्तों, एक और बेहद खतरनाक हकीकत से आपको रूबरू करा दूं। दरअसल मुल्क के पास इस वक्त जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार है, उससे अब कर्ज की रकम कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। 30 सितंबर तक भारत के पास कुल 532.664 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही रह गया है, जिसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए तो सिर्फ 472.807 अरब डॉलर ही रह गया है। अब इसमें से अगर आप अगले 6 महीने में चुकाने वाली रकम 267 अरब डॉलर को घटा दीजिए तो असलियत आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। दोस्तों, कर्ज चुकाने के लिए किसी भी मुल्क के पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, और भारत का यह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तेजी से घट रहा है। जनवरी 2022 के पहले हफ्ते में भारत के पास 633 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जिसमें अब तक 100 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। तो आपको बता दूं कि यह पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा गिरावट है। गोदी मीडिया ये यकीन दिला रहा है कि भारत मंदी से निकल जाएगा, लेकिन वो ये तो देख ही नहीं रहा है कि इस सेंचुरी की पहली मंदी जो 2008 में आई थी, उस वक्त कुल डेप्ट रेशो में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 138% के आंकड़े के साथ सबसे ऊंचे लेवल पर था, और अब ये -85% के आसपास है, और मार्च 2023 तक तो इसमें से भी आधा साफ हो जाएगा। इसके साथ विदेशी कारोबार घाटा भी दुगनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बेहद खतरनाक हालात का इशारा है। भारत की इकोनॉमी की सेहत को लेकर तमाम जानकार बार बार आगाह कर रहे हैं कि इस मोर्चे पर हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जनता को ऐसी नफरती अफीम चटाई जा रही है कि उसे कोई होश ही नहीं आ रहा है। दरअसल दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फेल है, क्योंकि इसमें पैसा और मुनाफा दोनों आम लोगों के बजाय कुछ अमीरों की जेब में जा रहा है। ये अमीर अपने मुनाफे की सोचते हैं। रोजगार, जनता की भलाई, देश की तरक्की से इन्हें कोई खास लेना देना नहीं है। बदले में वो सरकार की सियासी फंडिंग करते हैं, उनके प्रोपेगेंडा सिस्टम को मजबूत करते हैं। यहां तक कि चीन का कम्युनिस्ट सिस्टम भी पूंजीवादी राह पर चल निकला था, लेकिन जैक मा की नजरबंदी को चीन की सरकार का यू टर्न माना जा सकता है। फिर भी भारत से ज्यादा आबादी के बावजूद आज कोविड ने चीन की इकोनॉमी को भी काफी बिठा दिया है। दूसरी तरफ पुतिन खुद यूरोप को डरा धमकाकर गैस बेचने की कोशिश में है। उन्हें मालूम है कि डेवलपिंग और गरीब मुल्क के बाजार में माल खपाने से रूस की जरूरत पूरी नहीं हो सकती है। दोबारा लौटकर बात अगर भारत की करें तो बीते 9 महीने से भारत में महंगाई रिजर्व बैंक के टारगेट से ऊपर है। सितंबर में खुदरा महंगाई 7% से 7.41% उछल गई, लेकिन रिजर्व बैंक सरकार के पिट्ठू की तरह सिर्फ ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा मोदी सरकार को सलाह भी नहीं दे पा रहा है। एनएसओ का आज जारी हुआ डेटा बता रहा है कि फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन भी अगस्त में 1% सिकुड़ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि मोदी सरकार को उसके तरफ से लिखी गई चिट्ठी उजागर नहीं करी जाएगी। लव लेटर ही लिखा होगा, वरना एक चिट्ठी का मजमून बताने में इतनी तकलीफ नहीं होती। मुल्क के बाजार में टमाटर लाल हुए जा रहे हैं। बाकी खाने की चीजों की महंगाई 7.62% से 8.60% पर आ गई है। अहम बात यह है कि सिर्फ आंकड़े हैं, हकीकत में महंगाई और ज्यादा है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका घूम रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी कभी मंदिर का इनॉग्रेशन तो कभी ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मौजूदा न्यू इंडिया में सरकार नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि कारोबार घाटा बढ़ने से अगले मार्च तक डॉलर के मुकाबले रुपया 85 तक जा सकता है, और अगर रूस यूक्रेन की जंग फैल गई तो उससे भी नीचे यानी 100 तक। कुल मिलाकर कहा जाए तो मौजूदा मोदी जी के नए भारत का विश्व गुरु बनने का वक्त काफी नजदीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।